हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में चैप्टर सेकंड के, उसके बाद में चैप्टर थर्ड और इस तरह से पूरे 13 चैप्टर को क्लास के माध्यम से हम क्लास वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, इसके अलावा लकड़ी का कटना, कागज़ का फटना, ये सभी, इसके अलावा नमक का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसके रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। या फिर भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके रासायनिक गुणों के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कोई नया पदार्थ बनता है और जो नया पदार्थ बनता है उससे वापस से हम पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। लोहे पर जंग लगना, इसके अलावा दूध से दही बनना, इसके अलावा आप बोल सकते हैं अंगूर का किण्वन। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के। आप देख सकते हैं कि दूध से दही तो बन सकता है लेकिन हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, बिना बुझा हुआ चूना जो है वो किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है स्टूडेंट? CaO। और यदि हम बात करें बुझे हुए चूने की या फिर चूने के पानी की, लाइम वाटर जिसको कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, कंकाली समीकरण किसे कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, अनबैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए स्टूडेंट, प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वैसे तो ये संयोजन अभिक्रिया है। और यदि हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की हम बात करें तो प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। याद रखिए स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस का दहन, कोयले का दहन, यहाँ पे जो हीट है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये जो अभिक्रियाएँ हैं वो कैसी होंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वैसे तो ये वियोजन अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटन से क्या बनती है? कंपोस्ट बनती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे भी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है स्टूडेंट? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉपर को गर्म करने पर इसकी सतह पर काले रंग की परत चढ़ती है। इस काले रंग के पदार्थ का नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, कॉपर को जब हम गर्म करेंगे, कॉपर का जो प्रतीक है वो क्या होता है? Cu। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और कॉपर ऑक्साइड का जो रंग है स्टूडेंट वो कैसा होता है, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, काले रंग का। कैसा होता है कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का। तो काले रंग की जो परत है कॉपर के ऊपर जो काले रंग की परत चढ़ती है वो किसकी होती है स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें लोहे की कील का, तो देखिए लोहे का जो सूत्र है, प्रतीक है, सॉरी, लोहे का आयरन का जो प्रतीक है वो क्या होता है, Fe। और लोहे की कील को हम किस में डुबो रहे हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देखिए आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4। और कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। जहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर है वो कैसा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जल के विद्युत अपघटन को समझाइए। जल का विद्युत अपघटन जो है वो हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, कोई भी बीकर लेते हैं हम प्लास्टिक का। चलिए यहाँ पे डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये मग लिया मैंने, एक प्लास्टिक का मग लिया है और इसकी जो तली है इसमें हम 2 छिद्र करके इसमें हम रबर की डाट लगा देंगे ताकि पानी जो है वो बाहर नहीं निकले। और इन छिद्रों के अंदर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दी हम बीकर की तली के अंदर छिद्र करके। और इन इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं, एक 6 वोल्ट की जो बैटरी है, इस 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने इन इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट की बैटरी से या फिर ज़्यादा भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मग में जल डाल करके इलेक्ट्रोडों को उसमें क्या करेंगे, डुबो देंगे। मग में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे मग के अंदर हम जल डालते हैं और इलेक्ट्रोड जो है वो जल के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। अब हम इसमें कुछ बूंदे किसकी डालेंगे, इसके अंदर हम कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 जल से भरी हुई परख नलियाँ लेंगे और परख नलियों को हम इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर ऐसे उल्टा लगा देंगे, उल्टा करके रख देते हैं। और उसमें हम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर आपको कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब जल यहाँ पे जैसे ही हम जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जल जो है वो वियोजित हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाइड्रोजन जो है वो किस इलेक्ट्रोड पे आपको मिलेगी। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे। हाइड्रोजन कहाँ पे बनेगी, कैथोड पे। और एनोड पे क्या बनता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे बनती है, एनोड पे। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की तुलना में कितनी प्राप्त होती है, 2 गुनी प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक समीकरण को किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वो है स्टूडेंट हीट एंड ट्रायल मेथड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेड नाइट्रेट था पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को
मिश्रित करने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और उस अवक्षेप का आपको नाम लिखना है। यहाँ पे जो अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट आपको दे रखी है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 और इसको आप लेड नाइट्रेट की जो क्रिया है वो किससे करवा रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड से आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है वो अभिक्रिया कौन सी होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो अवक्षेप मिलता है वो अवक्षेप जो है वो किसका मिलता है, लेड आयोडाइड। यहाँ पे PbI2 का आपको अवक्षेप प्राप्त होगा और इस अवक्षेप का जो रंग है वो रंग कैसा होगा स्टूडेंट, पीले रंग का अवक्षेप का आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अभिक्रिया आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। PDF जो है वो आपको यहाँ पे चैनल जो आपका वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जो PDF है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। देखिए रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है। देख जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको यदि हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनका स्वाद और उनकी जो गंध है वो खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और आप नोट कर सकते हैं कि विकृत गंधिता से बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट, प्रतिओक्सी कारक का। किसका उपयोग करते हैं, प्रतिओक्सी कारक का उपयोग करते हैं। और प्रतिओक्सी कारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रतिओक्सी कारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन का उपयोग किया। जो चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरों के पैकेट्स आते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, प्रतिओक्सी कारक के रूप में नाइट्रोजन भरी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पाद का होना चाहिए। इसी नियम के आधार पे हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एक अभिक्रिया आपको यहाँ पे दी गई है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ आपको यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है, थर्मिट अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो देखिए Fe2O3 किससे रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो Fe2O3 से एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को Fe2O3 से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो कौन सी हुई, विस्थापन अभिक्रिया। और वैसे हम देखें तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, थर्मिट अभिक्रिया है, जिसका उपयोग जो रेल की पटरियाँ हैं, इसके अलावा मशीनी पुर्जे हैं, उनमें जो दरारें होती हैं उनको बेल्ट करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, थर्मिट अभिक्रिया। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो हम यहाँ पे बात करें श्वसन की तो देखिए श्वसन के दौरान ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। वो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है। तो स्टूडेंट श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम किस में करते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है
उसमें किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। और यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये किस में वियोजित हो जाता है, Ag+Br के अंदर टूट जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया है। और कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, तो ये है स्टूडेंट प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किन प्रेक्षणों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कौन कौन से प्रेक्षण हैं, कौन कौन से परीक्षण हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, कोई भी दो पदार्थ हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, दो पदार्थों को मिलाते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुछ यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। तो देखिए, यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में यदि परिवर्तन होता है, इसके अलावा रंग में परिवर्तन होता है या फिर तापमान में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके अलावा कोई भी गैस यदि इवॉल्व होती है, कोई गैस का उत्सर्जन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। और उत्प्रेरक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। तो नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं वो कैसे उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।